हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का शिखर के ऑनलाइन ऐप पर। आ जाए बेटा सभी बच्चे, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने को। हरिओम जी, राम राम बेटा। आ जाओ सभी बच्चे क्लास में, इकबाल राम राम। मुकेश भारद्वाज जी नमस्कार बेटा। अभिनव परमार गुड मॉर्निंग बेटा। सभी बच्चे आ जाओ जल्दी से। खुशबू यादव राम राम बेटा। मुकेश अहलावत राधे राधे बेटा। चलो बेटा। गेंदमन मीणा जी हेलो बेटा। सभी बच्चों को दिल से राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। अब बेटा बात करते हैं अपन अपना जो चैप्टर है भैंस। अपने आज पशु की बात, कल हमने जो क्लास ली थी वो किसकी की थी, हमने गाय की बात की थी। आज हम पढ़ने वाले बेटा भैंस को। पहले बता दूं बेटा, भैंस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहेंगे हम ब्लैक डायमंड। क्या कहेंगे? ब्लैक डायमंड, काला हीरा। क्यों कहा जाता है ब्लैक डायमंड? एक तो काला रंग होता है इसका, दूसरा इसका भारत में संख्या ज्यादा है। भारत में सर्वाधिक भैंस, भारत में भैंस क्या है? सर्वाधिक है। और पूरे विश्व की लगभग 54% भैंसें कहाँ है? भारत में। भारत में दूध का उत्पादन भी ज्यादा है। सुनीता जी गुड मॉर्निंग बेटा। सुनीता जी गुड मॉर्निंग। भारत में सर्वाधिक है, 54% भैंसें कहाँ है? भारत में। ये तो बात हो गई किसकी? भैंसों की। भारत में सर्वाधिक कहाँ है? यूपी में है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर में बेटा। ये तो बात हो गई भैंस की, जो हमने पहले पशु गणना में पढ़ा हुआ है। भैंस को ब्लैक डायमंड कहते हैं। आगे हम बात करेंगे विश्व में भैंसों को दो वर्ग में। विश्व में जितनी भैंसें हैं उनको दो भागों में बांटा है। पहले कौन सी? अफ्रीका की, और दूसरी कौन सी? एशिया की। पहले देखें अफ्रीकन। अफ्रीकन जो भैंसें होती है वो जंगली भैंस माना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिरकस केफर। अफ्रीकन जंगली भैंस का वैज्ञानिक नाम है सिरकस केफर। यही बात करें बेटा एशियाई की, तो इसके मुख्य दो वर्ग। एशिया की जितनी भैंसें उनके दो वर्ग है। कौन कौन सी? एक तो जंगली भैंस और दूसरी पालतू। एशियाई जो जंगली भैंस है उसे कहता है बुबेलिस, बुबेलिस अरनाई, या कुछ स्थानों पर बुबेलिस जरनाई भी लिखा होता है, बुबेलिस अरनाई। अगर बात करते हैं पालतू की, पालतू भैंसों को, एशिया की जो पालतू भैंसें हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है। पालतू भैंसों को दो वर्ग में, कौन कौन से? रिवेराइन और स्वाम। कितने भागों बांटा गया है? दो भागों में। कुछ भैंसें रिवेराइन होती है, कुछ कौन सी होती है? स्वाम्प होती है। देखें पहली है रिवेराइन या वाटर की, जो जलीय भैंस होती है। कौन सी? जलीय। दूसरी कौन सी होती है? स्वाम्प, जो कहां की है? दलदली क्षेत्र की है। कौन से क्षेत्र की है? दलदली। मनीषा मीणा जी गुड मॉर्निंग बेटा। अनिल जी जाटव सर गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाएं सभी बच्चे जल्दी से। और भी काफी बच्चे हैं, अभी काफी लोग कम है बेटा। आ जाओ सभी जल्दी से, अपडेट रहा करो बेटा। वैज्ञानिक नाम की बात करें, बुबेलिस बुबेलिस। हम सामान्य जो भैंस का वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं वो बुबेलिस बुबेलिस। अपने जो भी भैंस पाई जाती है वो कौन सी है? रिवेना। हम जितनी भी नस्लें पढ़ेंगे वो सब कौन सी हैं? जलीय भैंस की है, जिसे कहेंगे बुबेलिस बुबेलिस। गुणसूत्र संख्या पूछ जाती है, हम लिखेंगे 50। जबकि बात करें बेटा स्वाम्प या दलदली की, उसका होता है बुबेलिस काबेंसिस। कौन सा होता है? बुबेलिस काबेंसिस, जिसे कहेंगे स्वाम्प भैंस। कौन सी भैंस है ये? पालतू भैंस है। दो वर्ग है, कौन कौन सी? दलदली क्षेत्र की है जिसे स्वाम्प कहेंगे, और वाटर रिवेराइन कहेंगे जिसे कौन से? जलीय भैंस कहेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम बुबेलिस काबेंसिस, बुबेलिस काबेंसिस। इसके मांस को बेटा मैंने कई बार बताया है, गाय के मांस को बीफ कहेंगे, भैंस के मांस को क्या कहेंगे? यहां देखो गलत लिखा हुआ है, भैंस के मांस को क्या कह देंगे? बफन। क्या कह देंगे? बफन। जो भैंस का मांस होता है उसे कहा जाता है बफन। अब जो दलदली भैंस है उसके मांस को क्या कहते हैं? केराबीफ। ये पूछा सकता है। दलदली भैंस या हम कह सकते हैं स्वाम्प भैंस के मांस को क्या कहते हैं? केराबीफ। इसकी गुणसूत्र संख्या दो कम होती है, 48 होती है। सामान्य भैंस की गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 50। दलदली भैंस में कितनी होगी? 48। सामान्य भैंस के मांस को क्या कहेंगे? बफन कहेंगे, और जो दलदली भैंस उसे क्या कहेंगे? केराबीफ। भैंस के मांस को मैंने बीफ भी लिखा है, बफन भी लिखा है, और केराबीफ भी लिखाया हुआ है। तो केराबीफ कौन सा होगा? दलदली।
ये प्रमुख रूप से भारत में पाई जाती है, ये भारत में पाई जाती है। ये कहाँ होगी? मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा। कहाँ होगी? मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड और फिलीपींस में पाई जाती है। दलदली भैंस है वो पाई जाती है मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड और फिलीपींस में, जबकि ये कहाँ पाई जाती है? भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान की भैंस भी कौन सी है? जलीय भैंस है। इसके ये भैंस का पानी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको पता है। ये कौन क्षेत्र में होगी? दलदली, जहां पानी कम होता है, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में, जहां दलदली क्षेत्र है। तीसरा है इसका शरीर भारी होता है। शरीर क्या होगा? भारी होता है। और मुख्यतः इसका जो उद्देश्य होगा वो कौन से होगा? दूध। भारत में जितनी भी भैंसें हैं वो किस उद्देश्य के लिए? दूध के उद्देश्य से पाली जाती है, उनका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ये प्रमुख रूप से बेटा बाहर वाहक भी होती है और दूध उत्पादन भी इनका अच्छा होता है। इन दोनों उद्देश्यों के लिए पाली जाती है। फिर भैंस के लिए दो सवाल आते हैं बेटा। एक तो भैंस का रंभाना या आवाज करना, भैंस का रंभाना या आवाज करना, ये कहलाता है बेलोविंग। बी से याद रखना, बोलना या आवाज करना, बोल बेलोविंग। एक ध्यान रखना, भैंस का पानी में या कीचड़ में लौटना, ये कहलाता है वेलोविंग। ध्यान रखना डब्ल्यू लिखा हुआ है मतलब वाटर। दो चीजें ध्यान रखना, अगर पानी में लौटना है, कीचड़ में लौटने की बात करिए तो डब्ल्यू से शुरू होगा, वेलोविंग वाटर से बात होगी। अगर बोल रही है, आवाज कर रही है तो किसे कहेंगे? उसे बेलोविंग कहेंगे। दोनों चीजें याद रखना, इनमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अपने जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो यहां से ज्यादा पूछा जाएगा। कौन से? रिवेराइन। गुणसूत्र संख्या पूछता है तो भी अपने को 50 लिखनी है। कितनी लिखनी है? 50। भैंस का मुख्य उद्देश्य वो भी क्या है? दुधारू है। मैंने कहा सर ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी क्या? बेटा जितनी भी क्लासें, ऐप का सिस्टम है, ऐप पर सभी क्लासें लाइव चलती हैं। जितनी भी क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ये पशुपालन की क्लास है तो आपको पशुपालन का अलग से फोल्डर मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगी। अगर एग्रोनॉमी की है तो एग्रोनॉमी के फोल्डर मिल जाएगी। टॉपिक लिखा हुआ है, आपको क्या बात कर रहे हैं? भैंस की नस्लें, तो आपको फिक्स टॉपिक मिलेगा, नस्लों में ही ये आपको क्लास मिलेगी। इससे पहले गाय की, तो गाय की नस्ल 1 नंबर पे होगी, भैंस वाली दूसरे में, आगे वाली भेड़ बकरी जो भी होगी आपको सीक्वेंस से वहां मिल जाएगी। आप आराम से जितने बार चाहो वहां से देख सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो टीम से आप मैसेज करके या फोन करके पूछ सकते हो बेटा। अगला देखें, भारत में अगर वर्तमान की बात करते हैं, भारत में वर्तमान की बात करते हैं तो भैंस की नस्लें कौन डिसाइड कर रहा है? एनबीजीआर, या कौन करता है? एनडीआरआई। जो एनडीआरआई है वो तो कहां है? करनाल, हरियाणा। दूसरा है एनबीएजीआर। एनबीएजीआर भी कहां है बेटा? करनाल, हरियाणा। दो नाम अलग अलग, स्थान एक, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से जो काम होगा वही होगा। ऐसा नहीं है इसने कुछ अलग बता दिया, इसने कुछ बता, दोनों एक ही जगह है, करनाल में ही है, तो एक ही बात होगी। देखो इसके अनुसार वर्तमान में भैंसों की संख्या कितनी है? 17 भैंसें हैं पूरे भारत में जो रजिस्टर्ड है। हो सकता है और भी प्रजातियां की हो, और भी लक्षण, ये सब डिवाइडेड होता है किसी एक विशेष लक्षण के आधार पर। देखो पहली जो नस्ल है वो है बन्नी। कौन सी नस्ल है? बन्नी नस्ल, जो है कहाँ की? गुजरात की। पालने का उद्देश्य, भारत में जितनी भी नस्लें हैं वो पाली जाती है दूध के लिए। किसके लिए? दूध। दूध के बाद इसका उद्देश्य खाद हो सकता है, और तीसरा उद्देश्य क्या होता है? मांस, जो हम इसकी बात नहीं करेंगे। देखो अगला है बंगूर नस्ल। कौन सी है? बंगूर। ऐसे नाम होते हैं वो साउथ के होते हैं, तो बंगूर कहाँ की है? तमिलनाडु की। उत्तर से कौन सा रहेगा? मिलके रहेगा। तीसरी है बदावरी। बदावरी ये कहाँ की है? बदाऊं स्टेट, आगरा, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ की है मुख्य नस्ल? उत्तर प्रदेश। इसके साथ ये कहाँ मिलती है? एमपी में भी ये नस्ल मिलती है। उद्देश्य क्या है? मिल्क है, और ड्रोट पर मतलब भारवाहक भी होती है। मनीष साहब बेटा आप बिना करें कुछ। सर मैंने जेट और सीयूटी दोनों का कोर्स है, लेकिन मेरे पास जेट की क्लास ही चलती है। बेटा बता दूं, अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो जेट और सीयूटी दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दोनों का एग्रीकल्चर का सिलेबस सेम होगा। जैसे ही आपका जेट का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, जेट का एग्जाम जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आप कॉल कर देना, आपको सीयूटी वाले में ऐड कर देंगे। सीयूटी में ऐड नहीं करेंगे तो आपकी क्लासें बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटा। जितना सिलेबस जेट का है वो आप पढ़ लें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एडिशनल सिलेबस होगा जो सीयूटी का है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसमें आप निसंदेह रहे बेटा, दिक्कत नहीं लें। कंप्लीट जो आपने कोर्स लिया है उसके लिए ही आपको पढ़ाया जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़। बता दूं ये बेटा, ये जो क्लास है पशुपालन की, जेट वालों के बीच इंपॉर्टेंट की है, आईसीआर सीयूटी वालों के कृषि पर्यवेक्षक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 20 क्वेश्चन आने वाला है। एनिमल हस्बेंड्री से 20 क्वेश्चन आने, कृषि पर्यवेक्षक वाला विशेष ध्यान रखें बेटा क्लास में, सबके लिए सेम क्लास रहेगी। अगली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी नस्ल है, भैंस की है तो कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की होगी।
किसकी पर्पज के लिए? मिल्क पर्पज, मीट पर्पज और भारवाहक, तीनों ही उद्देश्य के लिए है। ओके बेटा, चलो फिर है चिलिका। चिलिका ये नस्ल कहाँ की है? उड़ीसा। कहाँ की है? उड़ीसा। पर्पज वही रहेगा बेटा, मिल्क पर्पज। फिर देखें गोजरी नस्ल कौन सी है? गोजरी, ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, ठंडे प्रदेशों की या हिमालय क्षेत्र की है गोजरी नस्ल। पर्पज क्या रहेगा? मिल्क का रहेगा उद्देश्य। अगली कौन सी है? जाफराबादी। जाफराबाद क्षेत्र आता है बेटा गुजरात में। जाफराबादी कहाँ की है? गुजरात की। तो ये किस पर्पज के लिए? दूध पर्पज के लिए होगी। और बता दूं आपको बेटा, जाफराबादी को कहा जाता है छोटा हाथी। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे, तब मैं और बता दूंगा। अगला देखें, अगला है जो नस्ल है वो है काला हांडी। काला हांडी जो नस्ल है वो भी कहाँ की है? उड़ीसा की। काला हांडी नस्ल है भैंस की, वो कहाँ की है? उड़ीसा की। अगली है ल्यूट या स्वाम। ये स्वाम कैटेगरी के है, मतलब कौन सी है? दलदली भैंस है, दलदली क्षेत्र की भैंस है ल्यूट। ये कहाँ की है? असम की है। कहाँ की है? असम। पर्पज क्या रहेगा? मिल्क और भारवाई। फिर है मराठवाड़ा या मराठवाड़ी, इसे कहा जाता है मराठवाड़ा। ये कहाँ की है? मराठवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र की है। पर्पज वही रहेगा, दूध। फिर है महसाना। महसाना ये बेटा मुर्रा और सूरती, मुर्रा और सुरती से मिलती जुलती, इसे कहते हैं महसाना। ये कहाँ की है? महसाना क्षेत्र गुजरात की है। तो कौन सी है? मिल्क पर्पज के लिए। अगली है मुर्रा। बेटा विश्व प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है मुर्रा, विश्व में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। इसका मूल स्थान है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। ये रोहतक, हिसार, गुड़गांव की नस्ल है। रोहतक, हिसार और गुड़गांव की। उद्देश्य क्या है? दूध। सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए इसको कहा जाता है दिल्ली की भैंस, दिल्ली बफेलो, दिल्ली की भैंस के नाम से आता है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक पाले जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। नागपुरी। नागपुरी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। पर्पज वही रहेगा, दूध। नीली रावी। नीली रावी ये कहाँ की है? पंजाब, सतलज नदी। उद्देश्य कौन सा है? मिल्क। अगला है पंडारपुरी। पंडारपुरी ये भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अगली है सूरती। कहाँ की है? सूरत, गुजरात। उत्पादन मिल्क। और लास्ट कौन सी है? टोडा, जो कहाँ की है? तमिलनाडु की। टोडा पूछी जा सकती है। निम्न में से टोडा किस पशु की नस्ल है? तो टोडा ध्यान रखना किसकी है? भैंस की। काला हांडी किसकी है? भैंस की। कहाँ की है? उड़ीसा की। एक है पंडीपुरी, ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। इन तीनों का विशेष ध्यान रखना, बाकी तो आप सबको जानते हो। अगला देखें, जो अपन भैंस की पहली नस्ल पढ़ेंगे वो कौन सी है? मुर्रा। पहली जो नस्ल पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मुर्रा के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, मुर्रा जो नस्ल है मैं आपको बता दूं, विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। और किसके लिए फसल है? उत्पादन के लिए फेमस है। उत्पादन का मतलब किसके लिए? दूध। मतलब सर्वाधिक दूध देती भैंसों में मुर्रा ही है। इसकी विशेषता भी हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं मुर्रा का मूल स्थान। ये इसका मूल स्थान कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। इस एरिया में भी इसके शुद्ध वंशी पशु कहाँ मिलते हैं? रोहतक, हिसार, गुड़गांव और गुहाना जिन जिले, यहां मिलते हैं। रोहतक, हिसार और गुड़गांव। मूलतः जो इसका मूल स्थान आप मानना चाहो तो आप लिख लेना, रोहतक, हिसार और गुड़गांव। रोहतक, हिसार और गुड़गांव ये जो जिले हैं वो हरियाणा के हैं और इसके मूल या शुद्ध नस्ल के पशु है यही मिलते हैं। अगला देखें, ये भैंस के प्रमुख रूप से दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसको दिल्ली बफेलो कहता है। इसका दूध उत्पादन ज्यादा है, इसलिए दिल्ली वाले इसको पालते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? दिल्ली बफेलो। अगर बात करें शरीर के रंग की, तो रंग होता है इसका स्याह काला, जेड ब्लैक, गहरा काला। ये बार बार पूछा जाता है। सींग छोटे होते हैं, घुंडीदार मुड़े हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं जलेबी के आकार के। देख लो जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, जलेबी आकार के सींग, बिल्कुल गोल। ये पशु की आयु कम है तो घुंडी कम है और छोटे होते हैं, इतना ध्यान रखना। महसाना मुर्रा से मिलती जुलती है। सींग गोल तो होंगे लेकिन आकार में क्या होंगे? बड़े होंगे। इसके जलेबी आकार, उसके जलेबी आकार नहीं होंगे। पूंछ पतली होती है, टखनों तक लंबी होगी, जिस पर सफेद बालों का गुच्छा होता है।
इसमें दिख लिया। आंखें चमकीली होगी, कान छोटे पतले लटके हुए। इतना ध्यान रखना है इसका। शरीर तो इसका भारी होता है, शरीर क्या होगा इसका? भारी। रंग होगा गहरा काला, जैसा कि आपको दिख रहा है। सींग जो होंगे वो होंगे जलेबी आकार के या घुमावदार, जलेबी आकार के, और छोटे सींग होंगे। ठीक है, ये किसकी नस्ल की विशेषता है? मुर्रा की विशेषता है। विश्व में दूध देने वाली भैंसों में श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती नहीं है ही। दूध उत्पादन है इसका 2000 लीटर, हम लिख सकते हैं 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। वसा होती है लगभग 6.5% या 6 से 7% तक इसके दूध में वसा पाई जाती है। इसका दूध मावा बनाने के लिए बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है। मावा बनाने की मतलब दूध ज्यादा होगा, वसा की मात्रा भी ठीक है, तो जो खोआ बनाया जाता है वो अच्छा होगा। दूध, मक्खन व घी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। सर्वाधिक जो घी उत्पादन होगा वो तो होगा किससे? भदावरी से, क्योंकि फैट परसेंट ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? दूध मक्खन के लिए या घी के लिए? कौन सी? मुर्रा, क्योंकि दूध ही उत्पादन इसका ज्यादा, उत्पादन ज्यादा होता है, घी भी ज्यादा प्राप्त होगा। प्रति लीटर के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा है? भदावरी का। अगला देखो, दूसरी जो नस्ल है वो कौन सी है? भदावरी। मूल स्थान कहाँ है इसका? भदावरी स्टेट, आगरा, उत्तर प्रदेश। मूल स्थान कहाँ है इसका? भदावरी स्टेट, आगरा, उत्तर प्रदेश। यूपी की जो नस्ल है ये है भदावरी नस्ल। कहाँ की है? यूपी की, आगरा की नस्ल है। देखो रंग आपको पहले ही दिख रहा है इसका, रंग है कौन सा इसका? गहरा भूरा, सॉरी हल्का भूरा। हल्का भूरा रंग होता है, थोड़ा सा काला कलर का होता है, रंग इसका भूरा होता है। देखो सर्वोत्तम पशु यमुना और चंबल के मध्य इटावा, ग्वालियर, समीपवर्ती भागों में, राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर में ज्यादा मिलती है नस्ल, क्योंकि उसके आसपास का क्षेत्र यही है। इस नस्ल के पशु आगे से पतले और पीछे से चौड़े होते हैं। मतलब आगे से पशु का पतला होना, पीछे से चौड़ा होना। पुट्ठे अगर चौड़े हो रहे हैं तो अधिक दूध उत्पादन वाला लक्षण नहीं है। देखो एक चीज अपन पीछे रख मैं बताऊंगा। मुर्रा की बात करें अपन, मुर्रा में अयन क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है। पीछे लिख देंगे, आप ध्यान रखना। मैं मुर्रा का, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका अयन पूर्ण रूप से विकसित होता है। दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। जो अधिक दूध देने वाला पशु है उसके अयन पर दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। मुर्रा अधिक दूध देने वाली भैंस है तो दुग्ध सिराएं क्या होगी? उभरी हुई होगी। इस नस्ल के पशु आगे से पतले और पीछे से क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। पीछे पुट्ठा चौड़ा होगा और छाती क्या होगी? कमजोरी होगी। तो इसे क्या कहेंगे? नाव आकार शरीर। क्या कहेंगे? नाव आकार का शरीर, नौकाकार कहते हैं इसको। जो भदावरी है नौकाकार शरीर होती है। शरीर क्या होता है? तांबे के समान होता है, ताम्रमंग या लालिमा लिए हुए होता है। गर्दन पतली होगी, सिर छोटा होगा, सींग चपटे होते हैं। भैंस के सींग हमेशा ही चपटे होते हैं, गाय के सींग गोल होते हैं, भेड़ के सींग चपटे होते हैं और बकरी के सींग चपटे होते हैं। कभी भी इनके सींग गोल नहीं मिलेंगे, गाय के सींग आपको गोल ही मिलेंगे। अयन छोटा, जिस पर दुग्ध सिराएं उभरी हुई होगी। दुग्ध सिराएं उभरी हुई होने का मतलब ये दूध उत्पादन वाली नस्ल है। सर्वाधिक वसा इसी नस्ल के दूध, भैंस के दूध में होती है। कितनी परसेंट? 13%। मैं कहा था सर्वाधिक वसा होगी तो घी भी ज्यादा प्राप्त होगा। प्रति लीटर दूध से घी ज्यादा प्राप्त होता है किसमें? भदावरी में। फिर है घी बनाने के लिए सर्वोत्तम, देख लो लिखा हुआ है घी बनाने के लिए सर्वोत्तम। दूध उत्पादन कितना है इसका? 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। कभी भी प्रतिदिन में नहीं होता दूध उत्पादन, किसमें देखेंगे? प्रति ब्यात। जो दुग्ध काल होता है उसकी बात कर रहे हैं। देखो मुर्रा की भी बता रहा हूं, इसमें क्या होता है? जो अयन है, ये तो नर पशु है, अयन है तो दुग्ध सिराएं क्या होगी? उभरी हुई होगी। और जो अयन है पूर्ण रूप से विकसित होगा। अगली नस्ल है कौन सी? जाफराबादी। इस जाफराबादी को कहते हैं बेटा, दिख ही रहा है छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट, इस जाफराबादी को छोटे हाथी की संज्ञा दी गई है, मिनी एलिफेंट, क्योंकि दिखने में इसका आकार बड़ा है, भयानक है। सींग नीचे की तरफ होंगे, गोल घुमे होंगे, नीचे की तरफ घुमे हुए होते हैं गोल। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये कहाँ की है? जाफराबाद या काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात की। कहाँ की नस्ल है? गुजरात। गुजरात का जाफराबाद और काठियावाड़ जो क्षेत्र है वहां की नस्ल है। मिनी एलिफेंट कहते हैं क्योंकि सबसे भारी नस्ल है। पशु आकार में बड़े होंगे, भारी होंगे। रंग कैसा होता है इनका? काला। भैंस की एक ही नस्ल है, कौन सी? भदावरी, जो भूरे रंग की है। दूसरी नीली रावी, जिस पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं, आंखों पे होते हैं और पैरों पर होते हैं, पूंछ पर तो मुर्रा के भी होते हैं। देखो फिर है सींग भारी होंगे, दिख रहे हैं सींग भारी हैं, पीछे की तरफ घूमे होते हैं, गर्दन के दोनों तरफ लटके हुए होते हैं और पीछे की तरफ घूमे होते हैं। मादा का पिछला हिस्सा भारी होता है, इसका पूरा हिस्सा ही भारी है लेकिन मादा का पिछला हिस्सा भारी होना, पिछला हिस्सा भारी होना कौन सी नस्ल की विशेषता है?
जाफराबादी की, इसको छोटा हाथी कहते हैं। मादा का पिछला हिस्सा भारी होना मतलब है अधिक दूध उत्पादन। मस्तक भारी होता है, अयन विकसित होता है, अयन विकसित होता है, दुग्ध सिराएं उभरी हुई हर भैंस की होती है, मतलब दूध उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। वसा की बात करें तो वसा होती है 7 से 9% और दूध उत्पादन कितना होता है 900 से 1100 लीटर प्रति भैंस जो है वो कृषि कार्य के लिए, जो बैल सांड होते हैं, हम कह सकते हैं भैंसा, जो भैंसा है वो कृषि कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। और 2004 में इस पशु को सर्वश्रेष्ठ मादा पशु या मादा जानवर का अवार्ड मिला हुआ है। ध्यान रखना 2004 में जाफराबादी को सर्वश्रेष्ठ मादा पशु का सम्मानित किया गया है एनडीआरआई द्वारा। ये तो बात किसकी हो गई, जाफराबादी छोटे हाथी की। अगली नस्ल है नीली रावी। नीली रावी कहाँ की है बेटा, पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर की रावी तथा सतलज नदियों की घाटियां, नदियों में नहीं होती है, नदी के आसपास में जो घाटियां होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। पंजाब की सतलज और रावी नदी के आसपास क्षेत्रों में ये नस्ल पाई जाती है। इस नस्ल का जो मुख होता है वो आंखें होती है, उसके दोनों तरफ क्या होता है सफेद, और पैरों पर क्या होते हैं सफेद निशान होते हैं, इसे कहते हैं इसको नीली रावी नस्ल। इसको कहा जाता है इसकी आंखें नीली होती है, या सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसको क्या कहते हैं, नीली कहा जाता है। आंखों के पुतली सफेद होती है, पहली चीज। सींग छोटे होंगे, कुंडलाकार होंगे। माथे पर सफेद टीका, माथे पर सफेद रंग का टीका होना, माथे पर सफेद टीका किसकी विशेषता है, नीली रावी की। इस नस्ल की मुख्य विशेषता है पैर व पूंछ पर सफेद रंग की होती है। माथे, चेहरे और थूथन, टांगों पर सफेद निशान होते हैं। माथे पर होंगे, थूथन का मतलब होता है ये नाक वाला हिस्सा, दोनों छिद्रों के बीच वाला हिस्सा, इस पर भी क्या होंगे सफेद निशान होंगे या सफेद रंग का होगा। फिर है शरीर का रंग काला बादामी, आंखें नीली, जैसा कि मैंने बताया था। इसको कहा जाता है आंखें नीली होती है नहीं होती, लेकिन आंखें नीली होता है, जिसे कहते हैं बोल आइज। जो नीली रावी नस्ल है उसकी आंखें नीली रंग की बताई जाती है, जिसे कहा जाता है बोल आइज कहा जाता है, मतलब जो कांच वाली गोली नहीं आती खेलने वाले, वो ऐसे वाले खेलते हैं। ठीक है। फिर है दुग्ध उत्पादन 1500 से 1800, मतलब अन्य भैंसों की अपेक्षा ठीक है, और वसा कितनी होगी 8 से 10%। तो ये कौन सी हो गई नस्ल, नीली रावी। मुख्य विशेषता पैरों पर, थूथन पर, आंखों के चारों तरफ, या हम कह सकते हैं माथे पर सफेद रंग का टीका इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। पूंछ भी इसकी सफेद होती है। अगला है सूरती। सूरती कहाँ की है, गुजरात। गुजरात का बड़ौदा व खेड़ा, या हम कह सकते हैं खेरा, खेरा व बड़ौदा जो जिले हैं, हम कह सकते हैं सूरत और आनंद के आसपास के क्षेत्र है, इसे कहेंगे सूरती। हम मुख्य से कह सकते हैं सूरत जो गुजरात क्षेत्र है, सूरत गुजरात, ये किसका मूल स्थान है, सूरती का है। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, हम कह सकते हैं अरावली के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलती है, अरावली के आसपास वाले क्षेत्रों में ये नस्ल मिलती है। इसके सींग दराती आकार के, मुख्य विशेषता ध्यान रखना, सूरती की मुख्य विशेषता है सींग दराती। दराती का मतलब क्या होता है, हंसिया आकार, हंसिया आकार, सींग होंगे हंसिया आकार के या दराती के आकार के होंगे। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। शरीर का रंग बादामी हो सकता है, काला हो सकता है, लगभग शरीर का रंग कैसा होगा, काला। शरीर पर सफेद रंग की 2 धारियां होती है, एक अधर वक्ष पर और दूसरी जबड़े पर। एक तो होगी अधर वक्ष पर यहाँ पर, और दूसरी होगी जबड़े पर। 2 सफेद रंग की धारियां हो सकती है किस पर, सूरती पर। अन्य नस्लों की अपेक्षा छोटे आकार की होती है। नस्लें भारत में सभी भैंस की बड़े आकार की है, सूरती कौन सी होती है, छोटे आकार की। छोटे आकार की नस्ल है तो दूध उत्पादन कितना हो जाएगा इसका, 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात, और वसा कितनी होगी 7 से 8%। वसा कितनी है 7 से 8%। अब तक की नस्लों में हमने देखा कि मुर्रा में थोड़ी वसा कम थी 6 से 7%, बाकी नस्लों में वसा क्या है, ठीक है 7 से 8% है। चलो भाई अगला पशु, अगला है मैसाना। इसे कहा जाता है मुर्रा नर और सूरती मादा का संकरण या सहयोग से। हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कराया, लेकिन इन दोनों के लक्षण क्या होते हैं, मिलते होते हैं। सींग गोल आकार के होते हैं, लेकिन हल्के दराती और घुमाव आकार के होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए क्या कर दिया इसने, मुर्रा और सूरती के सहयोग से तैयार की गई है। गुजरात का मैसाना जिला, इसके शुद्ध वंशीय नस्ल के पशु मिलते हैं। मैसाना गुजरात जो साबरकाठा और बनासकाठा के मध्य का क्षेत्र है। राजस्थान में ये पशु नस्ल के पशु कहाँ मिलते हैं, जालोर। मैसाना नस्ल के जो भैंसे हैं वो राजस्थान में जालोर में ज्यादा है, जालोर में ज्यादा मिलती है आपको। फिर है भैंस की यह नस्ल मुर्रा और सूरती के सहयोग से तैयार की गई है। सींग मुर्रा की तरह मुड़े हुए और सूरती के समान हंसियानुमा होते हैं, आकार में बड़े हो गए, घुमावदार हो गए। ठीक है,
चेहरे, पैर व पूंछ पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं, ये सिर्फ डॉट्स होते हैं, लंबी आकार नहीं होता। भैंसों में सबसे शांत स्वभाव की डोसाइल, सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है वो कौन सी है? मैसा है, जिसे कहा जाता है डोसाइल नस्ल कहा जाता है। फिर है मैसाना नस्ल का दुग्ध काल सबसे ज्यादा होता है, इस मैसाना का दुग्ध काल ज्यादा माना जाता है। दुग्ध काल कितना मानता है? 310 दिन तक मानता है, 310 दिन। सामान्य भैंस का 300 दिन मानता है, देती है नहीं देती बाद की बात है। हम मानते हैं कितना? 310 दिन। इसका कितना होता है? 310 दिन, ज्यादा ही होगा। देखो यहाँ है मैसाना का दूध काल सबसे ज्यादा, इसमें दिखा 314 दिन, और दूध उत्पादन होता है 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। सबसे ज्यादा दूध काल किसका होगा? मैसाना का है। कहाँ की? बनासकांठा और साबरकांठा का मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहेंगे मैसाना जिला। यहाँ इस नस्ल के पशु मिलते हैं। तो ये अपने बात हो गई किसकी? भैंस की नस्ल होगी। ये अपने भैंस की नस्लें इतनी थी। ठीक है बेटा, भैंस के बारे में एक दो चीजें और बता दूं बेटा आपको मैं। अगर यही बात करते हैं किसकी? भैंस का गर्भकाल। गर्भकाल जल्दी से बता दो आप सब लोग, लाइव जितने भी बच्चे हैं। भैंस का गर्भकाल पुराने वाली वीडियो में आपने देखा होगा, क्लास में देखा होगा। गर्भकाल कितना होता है? भैंस का गर्भकाल कितना होगा? गर्भकाल का मतलब होता है गर्भ धारण से लेके प्रसव तक का समय। पशु जब गर्भ धारण करता है, गर्भ धारण करने से प्रसव के बीच का जो भी समय होगा उसे क्या कहते हैं? गर्भकाल। इस समय जो मादा पशु होता है उसके शरीर में जो गर्भाशय होता है, इसमें पशु के जो जो बच्चा है, भ्रूण है, उसका विकास के लिए सही एनवायरमेंट होता है, तो उसे क्या कर देंगे? गर्भकाल। ये गर्भकाल होता है बेटा 310 दिन का। कितना होता है? 310 दिन का। गाय में होता है ये 280 दिन का, या 281, 82, 83। भेड़ में होता है 150 से कम, बकरी में होता है 150 से लेकर 153 तक का। कुतिया में होता है ये 62 दिन का गर्भकाल। ठीक है। सुअर में होता है 114 दिन का गर्भकाल। ठीक है। ऊंट में होता है 390 दिन का, 389 से लेकर 410 दिन तक का होता है। ये बात करते हैं किसकी? गर्भ काल की। पूछ लेते हैं इसकी बच्चिया। जो बच्चिया काफ होती है वो युवा किस आयु में होती है, या प्रजनन के योग्य आयु कितनी है? तो प्रजनन योग्य आयु मानते हैं इसकी 30 माह है, और वजन होगा इसका 300 किलोग्राम। वजन कितना हो जाएगा? 300 किलोग्राम। ये बात करते हैं अपन किसकी? भैंस की। आज के चैप्टर बेटा यही विराम देते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे भेड़ या बकरी में से किसी एक की बात करेंगे, जो से आपको शेड्यूल मिला हुआ है वही बात करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगातार बेटा पढ़ते रहें शिखर्स के साथ। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, टीम से संपर्क कर सकते हैं, उसका डाउट आपको मिल जाएगा बेटा जो भी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, पर्सन नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज में कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। लाइव क्लास में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। अपनी तैयारी बेटा लगातार करते रहें। अपना जो एग्जाम है वो नजदीक है, जल्द ही एग्जाम होने वाला है, कभी भी एग्जाम हो सकता है। जो जेट वाले बच्चे हैं उनको डेट पहले से मिल गई है। सीयूटी वालों का एग्जाम 21 से लेकर 30 तक कभी भी हो सकता है। और सुपरवाइजर वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें बेटा, आपकी तैयारी बिल्कुल निरंतर स्लो मोशन में करते रहें, जल्दबाजी नहीं करें, आराम से जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन हो। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। स्लो मोशन में करते रहें, जल्दबाजी नहीं करें, आराम से जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन हो।